उसी समय जियांगन के मुख्य अड्डे पर जमीन हिलने लगी। गु कैशन और डुआन फेंग घबरा गए। जमीन के नीचे से आती आवाजें सुनकर वे घबराकर सोचने लगे कि क्या हो रहा है, और उन्हें डर था कि कहीं धरती ढह तो नहीं रही। उन्हें तुरंत शक हुआ कि जियांग चेन रसातल में 9 मियाज़मा पंखों की संतानों को फैलाकर तबाही मचा रहा होगा, और वे इस बात से चिंतित थे कि शायद उसने कीड़ों पर नियंत्रण खो दिया है। डुआन फेंग की आंखें डर और चिंता से भर गईं, और उसने बूढ़े गु से पूछा कि क्या उसे पता है कि क्या हो रहा है। उसने जोर देकर कहा कि वे और लोगों को सतर्क करें और झाई जियांग चेन को तुरंत बुलाएं। अपनी घबराहट के विपरीत गु कैशन ने शांत भाव से अपनी तलवार खींचनी शुरू कर दी। उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जोर से अपनी तलवार जमीन में घोंप दी, और डुआन फेंग को वहां से चले जाने को कहा, और यह सुनकर अड्डे की रक्षा के लिए वहीं रहने का वादा किया। डुआन फेंग मुड़ा और भागने लगा। जमीन से जहरीली धुंध निकलने लगी, और गु कैशन का ध्यान उस पर गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह रसातल की आभा थी। उसे एहसास हुआ कि कीड़ों की संख्या पहले ही 10 करोड़ से ज्यादा हो गई होगी। उसे याद आया कि कैसे यह आंकड़ा पहले 8 से 8 करोड़ तक उछल गया था, और उसने सोचा कि क्या अब ये फिर से 10 गुना हो गया है। उसे एक भयानक निष्कर्ष सूझा, 8 करोड़। यह वाकई एक भयानक आंकड़ा था। कुछ ही देर बाद झाई लिंगकू बेस पर पहुंचा और उड़ते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शहर के चारों ओर एक ध्वनिरोधी अवरोध बना दिया। फिर वह जमीन पर उतरा और गु कैशन के पीछे जाकर खड़ा हो गया, और उससे सच बताने की मांग की। वह जानना चाहता था कि जियांग चेन के पास अभी कितने कीड़े हैं, क्योंकि उसने कबूल किया कि उसके लिए भी जमीन से आ रहा कंपन उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। गु कैशन की आंखें डर से चमक रही थीं। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब कीड़े जमीन से निकल रहे थे, उसने पलटकर देखा कि भूमिगत कंपन गायब हो गए थे। तब उसे आश्चर्य हुआ कि जियांग चेन उन सभी को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया था, एक ऐसा तथ्य जो उसे अविश्वसनीय लगा। गंभीर भाव से झाई लिंगकू उसे गौर से देखने लगा। उसने मांग की कि वह उसे स्थिति बताए, और समझाया कि महान तियानमेन टूर्नामेंट के बाद बहुत संभव है कि दक्सिया और 3 विदेशी द्वीप युद्ध में उलझ जाएं। उसने उसे याद दिलाया कि कीड़े दक्सिया के छिपे हुए पत्तों में से एक थे, और जितनी जल्दी वे उनकी स्थिति जान लेंगे, उतनी ही बेहतर योजना बना पाएंगे। उसने ये जोर देकर कहा कि वह अब उससे ये जानकारी और नहीं छिपा सकता। गु कैशन ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा, अपना सिर एक तरफ घुमाया और घबराई हुई नजर से उसे बताया कि जियांग चेन के पास 80 करोड़ कीड़े हैं। झाई लिंगकू का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसकी आंखें भय और विस्मय से भरी हुई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। गु कैशन ने समझाया कि यह एक अनुमान था। जब वे विचलित थे, जियांग प्रकट हुआ और उसके शरीर पर एक शक्तिशाली आभा थी। वह उनकी ओर चलने लगा और अपने स्वामी का अभिवादन करते हुए घोषणा की कि वह लौट आया है, और उसने झाई लिंगकू की उपस्थिति भी देखी। उसने बताया कि उसने देखा था कि सड़कें काफी अस्त-व्यस्त थीं और शहर की रक्षात्मक व्यवस्था पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। इसलिए उसने पूछा कि क्या हुआ था। हमारे लड़के की आवाज सुनकर झाई लिंगकू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। गु कैशन का ध्यान जियांग पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। एक शांत निगाह से जियांग उनके पास जाने लगा। उसकी आभा एक राक्षस जैसी थी। गु कैशन उसे देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग में अभी भी यह पूछने की हिम्मत है कि क्या हुआ था। उसने महसूस किया कि हालांकि जियांग चेन में कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, उसकी अपनी आत्मा इतनी तीव्रता से कंपन कर रही थी कि उसे उसके सामने समर्पण करने की तीव्र इच्छा भी महसूस हो रही थी। झाई लिंगकू ने मुड़कर जियांग से पूछा कि क्या वह जानता है कि नियति पद का दबाव क्या होता है। जियांग भ्रमित हो गया क्योंकि उसे पता नहीं था, क्योंकि उनके चारों ओर हवा बह रही थी।
झाई लिंकू ने उसे बताया कि नियति पद का दबाव एक दमन है जो किसी प्रतिद्वंद्वी पर बिना किसी ऊर्जा का उपयोग किए लगाया जा सकता है। उसने समझाया कि इस प्रकार का अस्तित्व पहले ही नियति पद से ऊपर उठ चुका है, और हालांकि यह निश्चित नहीं था कि यह कोई देवता था या कुछ और, उसने एक महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ा। 400 साल पहले जब मानव सम्राट का भाग्य आया, तो ठीक उसी स्तर की एक सत्ता ने हस्तक्षेप किया था। वह उस दृश्य की कल्पना करने लगा, गुजियांग के पशु छिपे के दौरान गुफाओं में जियांग शुवानजी। उसे याद आया कि कैसे युद्ध देवता क्रोधित होकर देव संहारक सेना को राक्षसों के शहर को तहस नहस करने के लिए ले गए थे। उनके सामने एक बूढ़ा नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जिसने अपना हाथ बढ़ाया और चमकती आंखों से एक शक्तिशाली लाल प्रतीक को बुलाया। झाई लिंकू को याद आया कि शून्य से उस निशान के प्रकट होते ही उसे और स्वप्नद्रष्टा दोनों को गहरा भय महसूस हुआ था। ये सुनकर जियांग की आंखें गंभीरता से भर गईं, ये समझते हुए कि यद्यपि उसके 80 अरब कीड़े मनुष्यों के बीच अजेय प्रतीत होते थे, भूमिगत गुफाओं में अभी भी कई शक्तियां थीं जो उनका सामना कर सकती थीं। वह समझ गया कि उनकी मुख्य कमजोरी यह थी कि उसके अधिकांश कीड़े केवल पहले स्तर पर थे। जियांग उनके पास गया और जिज्ञासु दृष्टि से पूछा कि राक्षस कुल के उस शक्तिशाली सदस्य ने जियांग शुवानजी पर हमला क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि वह किसी प्रकार के प्रतिबंध या बंधन के अधीन था। झाई लिंकू की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जियांग चेन से पूछा कि क्या वह जानता है कि दिव्य अस्त्रों की सूची में अधिकतम हथियार केवल 6ठे स्तर तक ही क्यों पहुंचते हैं, और क्या ये भी किसी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के कारण था। एक शक्तिशाली द्वार प्रकट होने लगा और झाई लिंकू ने बताया कि इस सीमा को स्वर्गीय पथ की मुहर कहा जाता है, और इसे एक नए युग की शुरुआत के साथ एक निश्चित संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। वह 3 शक्तिशाली तलवारों की कल्पना करने लगा और बताया कि उदाहरण के लिए मानव सम्राट तलवार, जो दिव्य शस्त्रों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी, वास्तव में 6ठे स्तर से कहीं आगे थी, लेकिन वर्तमान मुहर के कारण वह अपनी शक्ति केवल उसी स्तर तक ही प्रकट कर सकती थी। जियांग ने 400 साल पहले दक्सिया के शक्तिशाली योद्धाओं की कल्पना करना शुरू किया, जिनमें जियांग शुवानजी, झाई लिंकू और महान स्वप्नद्रष्टा शामिल थे। स्वर्गीय पथ की मुहर के सक्रिय होने के साथ ही 9 स्तरों की मुहर स्थापित हुई। तभी दक्सिया में क्रमशः मानव सम्राट यानजुन, अग्नि के अधिपति, और उनके जैसे कई अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों का जन्म हुआ। वह हमारे लड़के को घूरने लगा और बताया कि स्वर्गीय पथ की मुहर के अस्तित्व के कारण ही 10वीं कक्षा की भूमिगत गुफाओं और उससे ऊपर के प्राणी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उसने समझाया कि अगर वे ऐसा करते तो वे स्वयं स्वर्गीय पथ द्वारा नष्ट हो जाते। उलझन भरे भाव के साथ गु कैशन ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और बताया कि हालांकि वह नौकरी बदलने वाला नहीं था, लेकिन उसने पहली बार इस बारे में सुना था। जियांग चुपचाप सुनता रहा। जियांग की आंखें डर से चमकने लगीं। अब उसे समझ आया कि आखिरी बार प्रजनन के बाद उसके सिस्टम में एक संदेश क्यों आया था जो उसे आगे बढ़ने से मना कर रहा था। कारण और कुछ नहीं, बल्कि स्वर्गीय पथ की मुहर का अस्तित्व था। झाई लिंकू ने अपना हाथ बढ़ाया और जमीन पर एक विशाल तलवार बुलाई। उसके अनुसार महान तान्यू प्रतियोगिता में बस कुछ ही दिन बाकी थे। उसने संकेत दिया कि जब समय आएगा तो वह दानव नगर के युद्ध क्षेत्र में स्थित बंदरगाह से प्रस्थान करेगा। इसलिए उसने उसे पहले उसके साथ मिलने के लिए लौटने को कहा। गु कैशन ने सिर हिलाया। हमारे लड़के ने अपना हाथ उठाया और झाई लिंकू से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। वे सभी तलवार पर सवार हो गए। उलझन भरी निगाहों से हमारे लड़के ने झाई लिंकू से पूछा कि स्तर 10 के लिए स्वर्गीय पथ की मुहर कब सक्रिय होगी। ये सुनकर वह मुड़ा और उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, और उसने बताया कि मुहर धीरे धीरे सक्रिय हो रही है।
उसने आगे बताया कि एक भविष्यवाणी थी जिसमें कहा गया था कि 3 महीनों में ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और उल्लेख किया कि मूल रूप से प्राचीन देवता के चेतना सागर में उसने 10वें स्तर तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन किसी ने उसे पूरी तरह से उससे छीन लिया था। जियांग की आंखें आश्चर्य और दुख से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके अनुसार यह अफसोस की बात थी। वे शहर से होकर उड़ते हुए रास्ते में जाने लगे। जियांग ने पूछा कि अगर 10वें स्तर की मुहर पूरी तरह से खुल जाए तो क्या होगा। गु कैशन को जिज्ञासा हुई क्योंकि वह भी जानना चाहता था। उसने बताया कि अगर 10वें स्तर की मुहर पूरी तरह से खुल जाए तो दिव्य स्रोत और कुनून की गहराई पूरी तरह से बन जाएगी। वे पैतृक वृक्ष की कल्पना करने लगे और झाई लिंकू ने उन्हें समझाया कि दिव्य स्रोत 10वें स्तर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता है। उन्होंने बताया कि अगर 10वें स्तर की मुहर पूरी तरह से खोल दी जाए तो कुनून दिव्य स्रोत वृक्ष तुरंत 10 दिव्य फल देगा और उसके बाद हर साल एक। उन्होंने उन्हें समझाया कि उन फलों को खाने से उनके 10वें स्तर में पहुंचने की प्रबल संभावना है। हालांकि उन्होंने उन्हें इसके दुष्प्रभावों के बारे में भी चेतावनी दी। उन फलों में से किसी एक का उपयोग करके उन्नति प्राप्त करने पर व्यक्ति जीवन भर उसी स्तर पर फंसा रहेगा और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी। दिन का समय था और उसी समय दानव नगर में झाई के निवास में किसी ने जियान को पुकारना शुरू किया। ये झाई थी जो लाल पोशाक पहने हुए थी और प्रसन्नचित निगाहों से हमारे लड़के की ओर हाथ हिलाने लगी। जियान की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह झाई जुन्यू है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दयालु मुस्कान दिखाने लगी। ये देखकर गु कैशन क्रोधित हो गया और अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए झाई लिंगकू से कहा कि झाई परिवार अब सम्मान भी नहीं करता। झाई लिंगकू, जिसने अपनी बाहें पीठ के पीछे कर रखी थीं, ने उस बूढ़े व्यक्ति से बातचीत बंद करने को कहा। कैशन, जो जानता था कि बड़ी प्रतियोगिता नजदीक आ रही है, ने उनसे कहा कि थोड़ा आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिद करो। वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना नहीं भूलते। हमारे लड़के ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और चुप रहा। इस बीच झाई जुन्यू ने गु कैशन को हाथ से अलविदा कहना शुरू कर दिया और उसे चिंता न करने के लिए कहा, अपने स्वामी को आश्वस्त करते हुए कि दानव नगर उसका क्षेत्र है और इसलिए जियांग को कुछ नहीं होगा। जियांग उसकी ओर मुड़ी और उलझन भरी नजरों से स्पष्ट किया कि बूढ़ा आदमी उसके बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में चिंतित था और पूछा कि क्या वह समझ गई है। ये सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। वह बगल की ओर देखने लगी और एक घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे कहे। ये देखकर जियांग का मन भ्रम से भर गया। बिना और समय बर्बाद किए उसने जियांग की उंगली में एक अंगूठी पहनाई और बताया कि ये देवताओं का दिव्य और राक्षसी रक्त है। उसने बताया कि उसके परदादा ने उसे यह अंगूठी देने के लिए कहा था। इस अंगूठी में झाई परिवार का सारा सामान था और उससे मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया। जियांग उसे देखने लगा और उलझन में पड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसे सारा दिव्य और राक्षसी रक्त देने में इतनी उदार क्यों थी, और उसने सीधे पूछा कि इस उपहार की क्या शर्त है। उसने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कोई शर्त नहीं है। उसने बताया कि उसके परदादा ने कहा था कि जब उसके बच्चे होंगे तो उन्हें जियांग उपनाम रखना होगा, और अगर कुछ बच गया तो ये देखा जा सकता है कि वे झाई उपनाम रख सकते हैं या नहीं। उसने जियांग का हाथ पकड़ा, दौड़ने लगी और कहा कि वे इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि वह उसे कुछ नई बहनों से मिलवाने वाली थी जिनसे वह मिली थी। ये सुनकर हमारा लड़का थोड़ा उलझन में पड़ गया। कार की डिक्की में लोमड़ी की पूंछ वाली एक खूबसूरत महिला बैठी थी। झाई क्यून्यू ने बताया कि
वह 10,000 जानवरों वाले शहर की किंगकियू लोमड़ी जनजाति की संत सू कायान कियान थी। उसके परदादा ने ही उसे ग्रेट तियानान टूर्नामेंट में जियांग का साथी बनाने के लिए ढूंढा था और कहा कि उसने पहले ही उनसे वादा किया था कि वह प्रतियोगिता के दौरान उसका अच्छा ख्याल रखेगी। सू कायान कियान की आंखें प्यार से भर आईं। उसने बताया कि उसने झाई क्यून्यू से जियांग के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसके अनुसार वह बहुत जवान और बहुत सुंदर था। घबराई हुई मुस्कान के साथ जियांग ने उसका अभिवादन किया और उसी क्षण उसे झाई क्यून्यू के व्यवहार में आए बदलाव का कारण समझ आ गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी एक लोमड़ी से दोस्ती हो गई थी। झाई क्यून्यू ने उन दोनों को कार में बैठने के लिए कहा। इसके अलावा उसने जियांग को बताया कि कायान कियान छठे स्तर के शिखर पर है और उसे आश्वस्त किया कि उसकी शक्ति उससे कम नहीं है। प्रसन्न भाव से उसने अपनी उंगली दिखाई और बताया कि सभी जानते हैं कि वह केवल तीसरे स्तर पर है और ग्रेट तियानान प्रतियोगिता में भाग लेना उसके लिए वास्तव में एक चुनौती थी। उसने उससे कहा कि वह खुद पर ज्यादा दबाव न डाले और कहा कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो वे बस हार मान लेंगे। जियांग चुप रहा। कायान कियान मुस्कुराने लगा और जल्दी से होटल चलने का सुझाव दिया। जियांग कार में बैठ गया और उत्सुकता भरे भाव से पूछा कि उन्हें होटल क्यों जाना है। झाई क्यून्यू शर्माने लगा और घबराई हुई नजरों से चुप रहा। कायान कियान ने बताया कि वे 3 विदेशी द्वीपों में से एक पिंगलाई द्वीप जा रहे हैं। उसी समय 3 द्वीपों की दिव्य अकादमी के पहले दिव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति जू बक्सियन लावा में डूबे हुए थे। उनकी पीठ पर कई जले हुए निशान थे, लेकिन ये लावा की वजह से नहीं था। उसी समय कई पक्षी जैसे राक्षस उस पर जानलेवा नजरों से उतरने लगे। ये देखकर वह मुड़ा और उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अग्नि देवता की आंख का इस्तेमाल किया, जिससे लावा उसकी आंख में घुसने लगा। फिर उसने अग्नि शोधन तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी आंख से राक्षसों की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट किया, जिससे वे 2 टुकड़ों में कट गए। वह खड़ा हो गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसके अनुसार यह शक्ति प्रभावशाली थी, क्योंकि सिर्फ एक नज़र से ही वह छठे स्तर के जानवर को तुरंत खत्म कर सकता था। उसे अफसोस था कि दूसरे परिवर्तन में सिर्फ छठे स्तर का होने के बावजूद वह अभी भी अग्नि देवता की आंख की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका। हालांकि उसे यकीन था कि तियानयान प्रतियोगिता के लिए ये पहले से ही पर्याप्त होगा, क्योंकि यह एक सच्चा दिव्य घटक था। उसने ठान लिया था कि दक्सिया से जियांग चेन का सिर अंततः उसका ही होगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। युद्ध देवता संस्थान के 100 गुना बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार पर कोई पहुंचा। कक्ष के अंदर एक पत्थर से बना राक्षस एक योद्धा से लड़ रहा था। राक्षस ने अपनी मुट्ठी से हमला किया, लेकिन लड़की कूद गई और हमले से बच गई। वह राक्षस की बाह के साथ साथ दौड़ने लगी और अपनी मुट्ठी भींचकर उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। एक उग्र निगाह से उसने अपनी ऊर्जा अपनी मुट्ठी में केंद्रित करना शुरू कर दिया, कूद गई और अपनी शक्ति का उपयोग करके दिव्य हाथ नामक कौशल को अपनी मुट्ठी में मिलाना शुरू कर दिया। उसने पर्वतीय पतन मुट्ठी तकनीक का उपयोग किया और राक्षस को एक शक्तिशाली मुक्का मारा। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि इससे एक आघात तरंग उत्पन्न हुई जिसने राक्षस के शरीर को टुकड़ों में नष्ट कर दिया। थके हुए भाव के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी, अपना हाथ अपनी कमर पर रखा और सांस लेने के लिए जोर जोर से हाँफने लगी। वह 3 विदेशी द्वीपों के युद्ध देवता संस्थान की पहली प्रतिभाशाली थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसके हाथ पीठ के पीछे थे, ने उनसे पूछा कि दिव्य हाथ के साथ तालमेल कैसा चल रहा है। गुरु की आवाज सुनकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके सामने सिर झुकाया। वह चट्टानों के ऊपर बैठ गईं और एक गंभीर नज़र से बताया कि तालमेल 95% पर था। उन्होंने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में
वह दिव्य हाथ का उपयोग करके अपने हाथापाई कौशल को पूरी तरह से निष्पादित कर सकती थीं। हालांकि दोनों स्वर्णिम कौशलों में अभी भी कुछ खामियां थीं, क्योंकि दिव्य हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण अभी तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया था। गुरु ने उनका अवलोकन करना शुरू किया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि 95% पहले से ही एक अत्यंत उच्च संगतता दर है। उन्होंने उन्हें समझाया कि आखिरकार वह अभी भी एक साधारण नश्वर शरीर थी और 6 स्थानांतरण शरीर वाले देवता की भुजा को नियंत्रित करना पहले से ही बेहद कठिन था। इसलिए इसमें पूरी तरह से निपुण होने का दिखावा करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। फिर वह उसके पास गया और प्रसन्न भाव से समझाया कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ 7 स्थानांतरण साधक भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसने अपने गुरु से पूछा कि क्या अभयारण्य में किसी व्यक्ति के बारे में सुनी गई अफवाह सच है। एक व्यक्ति जिसके पास 6 स्थानांतरण हैं और जो 3 दिव्य मोहरे चला सकता है। गुरु ने इसकी पुष्टि की और कहा कि संभवतः यह उसकी सीमा भी नहीं है। एयोंग यी बिना किसी रुकावट के चुपचाप अपने गुरु की बातें सुनती रही। गुरु की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं, क्योंकि उन्होंने पीछे से एक शक्तिशाली योद्धा की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि यह व्यक्ति अभयारण्य का पहला पवित्र पुत्र था और स्वयं ज्वाला सम्राट का सबसे गौरवशाली शिष्य। उन्होंने बताया कि उन्हें भी यिनवुशी नामक 3 विदेशी द्वीपों में सबसे भयानक प्रतिभाशाली माना जाता था। वह यिनवुशी को एक जादुई मुहर में बंद कल्पना करने लगे। वह जानता था कि इस बार ज्वाला सम्राट ने उसे एक ही मकसद से भेजा था, दक्षिया टीम को डराकर घुटने टेकने पर मजबूर करना। इसीलिए पूरी टूर्नामेंट प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाएगा और वह सचमुच दक्षिया के लोगों के चेहरों पर उस पल के भाव देखने के लिए तरस रहा था जब वह पल आएगा। आज वर्ष 739 का 24 अक्टूबर था और जियांग मैजिक सिटी पोर्ट पहुंचा। पहरेदारों के साथ, खुशी से चमकती आंखों के साथ जियांग चलने लगा। लोग जियांग के नाम वाली तख्तियां लिए हुए थे। वे उसके प्रशंसक समूह थे। उनके अनुसार वह सबसे ताकतवर था और उन्हें यकीन था कि वह जीतेगा, क्योंकि उसके 9 मियाज़मा पंखों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्हें उम्मीद थी कि वह 3 विदेशी द्वीपों को धूल चटा देगा। हालांकि सभी इस आशावाद को साझा नहीं करते थे। कुछ प्रशंसकों ने कहा कि बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताते हुए कि जियांग केवल तीसरे परिवर्तन में था, जबकि बाकी पहले से ही 5वें या 6ठे परिवर्तन में थे। उनके लिए जरूरी यह था कि वह डटा रहे। बाकी लोग इस बात पर सहमत हुए और जोर देकर कहा कि बुनियादी बात यह है कि जियांग भाग ले और उस पर बेवजह दबाव न डाला जाए। ये सुनकर जियांग की आंखें भ्रम से भर आईं। शहर की दीवार के ऊपर जियाग सुआन यू के पिता और गु कैक्सिन खड़े थे। पिता ने बताया कि उन्होंने सुना था कि पेशेवर बदलावों के दौर से पहले शीर्ष प्रभावशाली व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति नामक एक शब्द होता था। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले उन्हें यह अच्छी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन अब जियांग चेन को देखकर उन्हें आखिरकार समझ आ गया। प्रशंसक जियांग को गले लगाने लगे और हमारे लड़के ने अपना मुंह खोला और अभिभूत महसूस करने लगा। गु कैक्सिन का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, ये समझते हुए कि इतने साल जीने के बावजूद ये पहली बार था कि उसने ऐसा दृश्य देखा था। जब गु कैक्सिन और जिया लिंगकियू जहाज पर खड़े थे, काए और कियान ने जियांग को जहाज पर चढ़ने में मदद की। हमारा लड़का जमीन पर गिर पड़ा और राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे शांत करने की कोशिश में अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। जियांग के लिए ये युद्ध से भी ज्यादा थका देने वाला था। गु कैक्सिन उसे घूरने लगी और उस पर आरोप लगाने लगी कि वह एक बदचलन बदमाश है जिसने सी का फायदा उठाया है, स्थिति को केवल मासूमियत का नाटक करने के लिए। जिया लिंगकियू ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और बताया कि ये तीनों अच्छे साथी थे जो उसने हर जगह खोजने के बाद अपने लिए ढूंढे थे। जियांग खड़ा हुआ और उन्हें ध्यान से देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ काए और कियान उसके पीछे छिप गए।
चश्मा पहने हुए आदमी मेन जिंगचेन थे, जो छठे स्तर की ह्योरान अकादमी के नेता और कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद के सर्वोच्च संत की उपाधि के धारक थे। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपना चश्मा ठीक किया और जब उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, उनके शरीर के चारों ओर जादुई घेरे दिखाई दिए। उन्होंने जियांग चेन को आश्वासन दिया कि उन्हें अपनी यात्रा में दोस्तों के बिना रहने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था। लंबे बालों वाला वह आदमी जियांग मिंगकियू था, जो वुडांग का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति, छठे स्तर का और तेई चाय के रहस्य का स्वामी, तेई चाय के सर्वोच्च रहस्य का स्वामी था। जब उसके शरीर से ऊर्जा निकल रही थी, तो उसने गंभीर नजरों से काई और कियान फुसफुसाने लगे और बताया कि एक प्रदर्शनकारी था और दूसरा ज्यादा संकोची, जिससे उन्हें याद रखना बहुत आसान हो गया। जियांग उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने हंसते हुए स्वीकार किया कि इस तरह कहने से उसे उन्हें याद रखना बहुत आसान था। इसके तुरंत बाद उसने अपने नए साथियों से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उन्होंने उसकी अच्छी तरह से रक्षा करने का वादा किया। गु कैशन और जिया लिंगकियू का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। जिया लिंगकियू सोफे पर बैठ गया, अपना सिर आर्मरेस्ट पर टिका दिया और शांत नजरों से जिया किगसुआन्यू के पिता होंगिन से प्रतियोगिता के नियम समझाने को कहा। होंगिन उसकी ओर मुड़ा और सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक जादुई होलोग्राम प्रकट किया, ये समझाते हुए कि सबसे पहले ये प्रतियोगिता डेमन सिटी और 3 विदेशी द्वीपों के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर होगी। इस द्वीप को तियान्युआन द्वीप कहा जाता था और इसी कारण इस महाप्रतियोगिता को तियान्युआन महाप्रतियोगिता भी कहा जाता था। सभी लोग मौन होकर होलोग्राम को देखने लगे। जब उन्होंने बताया कि पहला चरण 3 विदेशी द्वीपों द्वारा स्थापित शून्य देवता रैंकिंग का क्वालिफायर होगा, तो उनकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उन्होंने बताया कि शून्य देव क्षेत्र एक 9वें स्तर की राक्षसी वेल के शरीर की आध्यात्मिक चेतना के सागर से निर्मित एक दुनिया है। इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता से परे किसी भी बाहरी शक्ति की अनुमति नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि कोई उपकरण प्रभाव या किसी भी प्रकार की वृद्धि या बफ नहीं होगा। तथाकथित शून्य देव रैंकिंग एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता थी जिसमें 5 चरणों को पार करना होता था और 6 जनरलों को हराना होता था। इन चरणों को पूरा करने की गति रैंकिंग में अंतिम स्थान निर्धारित करती थी। सभी 5 चरणों को पार करने का अर्थ था 5 गुणों, शक्ति, गति, संविधान, सहनशक्ति और आत्मा के बुनियादी परीक्षणों को पार करना। अंततः प्रत्येक प्रतिभागी की सबसे बुनियादी शक्ति का मूल्यांकन किया जाता था। जिया लिंगकियू ने उनका अवलोकन करना शुरू किया, अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया कि 6 जनरलों को हराने वाले भाग का मतलब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 6 जनरलों को हराना था। उन्होंने बताया कि 6 बुद्धिमान एंड्रॉयड द्वार की रखवाली कर रहे थे और उन्हें खत्म करके कोई भी इस चरण को पार कर सकता था। उन्होंने आगे बताया कि इस पहले दौर में प्रतिभागी एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना व्यक्तिगत रूप से परीक्षा पूरी करेंगे। कुल 100 प्रतिभागियों में से केवल शीर्ष 50 ही अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। वे सभी होलोग्राम के सामने जमीन पर बैठ गए और उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। होंग यिन के अनुसार जो योग्य होंगे वे दूसरे दौर में आगे बढ़ेंगे, जिसमें उनके महान जिया द्वारा प्रदान किए गए एक गुप्त क्षेत्र में एक लड़ाई होगी। उन्होंने उन्हें बताया कि वह बाद में विवरण समझाएंगे, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पहले दौर में योग्य उम्मीदवारों की संख्या दूसरे दौर में फायदे और नुकसान को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण था। शांत दृष्टि से उन्होंने आकाश में स्थित द्वार की ओर हाथ बढ़ाया और बताया कि इस प्रतियोगिता की पूरी प्रक्रिया का इस पानी के पर्दे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस कारण उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि यदि वे जीत सकते हैं तो जीतें और यदि नहीं तो सम्मानपूर्वक हारें। अंत में उन्होंने वू जी को संबोधित किया।
उन्हें याद दिलाया कि वे इस महान प्रतियोगिता के कप्तान हैं और यह कार्य बहुत कठिन है। उन्होंने स्वीकार किया कि सिद्धांत रूप में जियांग चेन का स्तर इस महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि चूंकि वे समुद्र रक्षक राजा थे, उनकी अनुपस्थिति को उचित ठहराना मुश्किल होगा। इस कारण उन्होंने दूसरों को निर्देश दिया कि वे उनकी भरपूर मदद करें, उन्हें सौभाग्य के प्रतीक की तरह मानें और उनकी अच्छी तरह से रक्षा करें। कई एनकियान ने मुस्कुराते हुए जियांग के गाल को छूना शुरू किया। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वूजी खड़े हुए और दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से अपना सिर हिलाया। जियांग की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे उनके साथ एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार कर रहे थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसमें कोई गरिमा नहीं है, लेकिन ये समझने पर कि हर कोई यह सब अच्छे इरादों से कर रहा है, उसने इस व्यवहार को मुस्कुराते हुए स्वीकार करने का फैसला किया। जब कई एनकियन जियांग के गाल से खेल रही थी, होंगियन ने समझाया कि पहला दौर कोई बड़ी समस्या नहीं लग रहा था। इसके अलावा उसने सोचा कि दूसरे दौर में, जहां कोई स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है, कोई बड़ी मुश्किलें भी नहीं होंगी। कू कैक्सिन जियांग के पास गया, उसे घूरने लगा और बताया कि 6 जनरलों को मारने का पहला दौर उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आखिरकार शून्य देवताओं के क्षेत्र में बहुत कम मूल कण होते हैं, इसलिए उसकी वज्र शक्ति बहुत कम हो सकती है। जियांग का ध्यान अपने स्वामी पर केंद्रित था। एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि पहले दौर में उसका एकमात्र लक्ष्य आगे बढ़ना था और कुछ नहीं। प्रस्थान का समय हो गया था और जहाज समुद्र पार जाने लगा। जियांग ने अपना सिर उठाया और उसका मन आश्चर्य से भर गया। उसके लिए ये युद्धपोत बहुत प्रभावशाली था, उस युद्ध में जीते गए युद्धपोत से भी बड़ा। आत्मविश्वास से भरी नजरों से कू कैक्सिन ने पुष्टि की कि वास्तव में ये जहाज तीसरे स्तर का दिव्य अस्त्र था। जहाज तियान्युआन द्वीप के लिए रवाना हुआ। सभी आपस में बातें करने लगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि दाजी जीतेगा। कई घंटे बाद वे तियान्युआन द्वीप पहुंचे। जमीन सुंदर थी और योद्धाओं के लिए सीटों से भरी हुई थी। कैक्सिन सीट पर बैठ गया और जब जियांग बैठने की तैयारी कर रहा था, उसने उत्सुकता भरी नजरों से होंगियन से पूछा कि क्या ये शतरंज की बिसात है, और टिप्पणी की कि यह उसे कितनी प्रभावशाली लग रही है। उस सीट पर बैठे होंगियन ने अपने हाथ और पैर क्रॉस करके जियांग को बताया कि इसे तारों का बोर्ड कहा जाता है। हालांकि यह पहले स्तर का दिव्य अस्त्र था, इसका ज्यादा उपयोग नहीं था और यह ज्यादा से ज्यादा किसी को फंसा सकता था, क्योंकि यह मूलतः दिखावे के लिए एक तमाशा था। बैंगनी बालों वाली एक महिला बैज वाली एक ट्रे लेकर आई और मुस्कुराते हुए बताया कि यह खाली दिव्य दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक पहचान किट है। सभी प्रतिभागियों को अपने नाम के अनुसार एक बैज लेने और उसे अपने हाथ में रखने के लिए कहा गया था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बैज पकड़ लिया। उत्सुक भाव से वह कैक्सिन की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या प्रतियोगी दूसरी तरफ से अभी तक नहीं आए हैं। उसका ध्यान हमारे लड़के पर था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों है, उसे याद दिलाते हुए कि अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। ठीक उसी समय कई योद्धा आकाश से उतरे और तियान्यान द्वीप पर पहुंचे। उनका ध्यान जियांग पर था। उनमें यिन वूशी भी था। तभी गोंगेन को गुस्सा आया और वह कुर्सी से उठकर चिल्लाने लगा कि वे किसे बेवकूफ बना रहे हैं और अपने ही किसी सदस्य के लिए जादुई खजाने का इस्तेमाल करके चुपके से घुसने में क्या मजाक है। शांत भाव से डिंग चुनकियू, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, ने उससे ध्यान आकर्षित न करने को कहा। वुजी उन्हें गौर से देखने लगा। उसे एक बहुत ही मजबूत उपस्थिति का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि कम से कम उनमें से 5 दिव्य अंगों से सुसज्जित थे और अभयारण्य के मुख्य प्रतियोगी यिन वूशी ने कम से कम 3 अंग स्थापित कर रखे थे। फिर गोंगेन अपनी सीट पर वापस बैठ गया, अपनी बाहें क्रॉस करके बैठ गया और फिर से क्रोधित हो गया।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे कमीने इतने घमंडी थे कि अपनी उपस्थिति छिपाने की भी जहमत नहीं उठा रहे थे। डिंग चुनकियू चुप रही। वुजी ने उसे समझाया कि पहले राउंड में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसे दूसरे राउंड में जल्द से जल्द उससे मिलने के लिए कहा। कई और कियान उसके होंठ चाटने लगे और मुस्कुराते हुए उसने स्पष्ट कर दिया कि जादू संस्थान के उस बड़े बेवकूफ के खिलाफ, जिसने ईश्वर की आंख से जुड़कर उसे हरा दिया था, उसे हराने की उसकी 50% संभावना थी। नेंग जिनकियान का ध्यान अपने विरोधियों पर था और शांत भाव से उसने कहा कि उन्हें बाद में उसके लिए छोड़ देना चाहिए। पंच तत्व संस्थान वाले को उसने समझाया कि भले ही वह उसे हरा न पाए, कम से कम उसे व्यस्त तो रख ही सकता है। आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ झांग मिंगकियू ने अपना चश्मा ठीक किया और युद्ध के देवता की अकादमी की सुंदरी के साथ रहने की विनती की और कहा कि समय आने पर वह उसे मुंह से मुंह मिलाकर कविताएं सुनाना सिखाएगा। वुजी की आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने जियांग चेन के सामने स्वीकार किया कि उसे यिन वुशी को हराने में यकीन नहीं है। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर बाद में उसका सामना हुआ तो उसे तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। ये देखकर कि वुजी भी इस बारे में निश्चित नहीं था, झांग की आंखें भ्रम से भर गईं। यिन वुशी की आंखें बुराई से चमक रही थीं। उसने अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा करके स्पष्ट कर दिया कि जियांग चेन और फेंग युनवुजी मरने वाले हैं। एक जानलेवा निगाह से झांग ने अंगूठा नीचे कर दिया और एक घमंडी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक रूप से पूछा कि क्या वे वाकई इतने डरावने थे। उसने कहा कि उसे हर एक का चेहरा अच्छी तरह याद रखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि निर्णायक क्षण में वह उनमें से किसी एक को मारना भूल जाए। वीडियो यहीं खत्म होता है। आकाश में एक लाल द्वार दिखाई दिया और ये देखकर कि इतने सारे पुराने दोस्त आए हैं, किसी ने कहा कि इस बार वे मिले हैं, उन्हें एक दूसरे का ठीक से अभिवादन करना चाहिए। सबका ध्यान द्वार पर था, जिससे वे कुछ उलझन में पड़ गए। एक चोटी वाला आदमी द्वार से निकला और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्तों को देखे हुए बहुत समय हो गया था। वह यांग मिंग था, जो दक्सिया का गद्दार था। जाइजुयू के पिता खड़े हुए, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे उनके हाथ से ऊर्जा निकली। गंभीर दृष्टि से जी लिंकू ने अपनी तलवार निकाली और यांग मिंग को गौर से देखने लगे। ये देखकर कि यांग मिंग प्रकट हुए हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें पता था कि वह इतने सालों से विदेश में 3 द्वीपों में छिपा हुआ था। उन्होंने उसे मरने के लिए तैयार होने को कहा। क्रोध से चमकती आंखों के साथ गु कैक्सिन ने अपनी तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। उसने उनसे कहा कि वे परेशान न हों, क्योंकि वह जाकर यांग मिंग को एक ही वार से मार गिराने वाला था। जब यांग मिंग के पीछे एक सिस्टम विंडो प्रकट हो रही थी, तो उसने एक घमंडी मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि अगर वे मिलना चाहते हैं तो जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहा कि वे टूर्नामेंट के बाद बात करेंगे। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे इस महान प्रतियोगिता को जीतने में कामयाब रहे तो वह बिना किसी आपत्ति के अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेगा। सिस्टम विंडो पूरी तरह प्रकट हुई और यांग मिंग ने बताया कि यह वर्चुअल गॉड रैंकिंग थी। उसने बताया कि इसमें प्रत्येक प्रतिभागी के लिए पहले राउंड की पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाएगा। फिर उसने बुनियादी नियम स्पष्ट किए। इस राउंड में कोई भी तब तक बीच में नहीं छोड़ सकता था जब तक कि यह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। विकल्प सरल थे, परीक्षा पास करो या मरो। हालांकि राउंड पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं थी। उसने स्पष्ट किया कि रैंकिंग में अंतिम 50 प्रतिभागियों को बाहर कर दिया जाएगा। गु कैक्सिन का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे याद आया कि पहले उन्होंने बीच में पीछे हटने की बात नहीं कही थी, और सोचने लगा कि क्या उन्होंने जियांग चेन को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। उसे चिंता थी कि बाहरी मदद के बिना जियांग इस परीक्षा में भाग लेने से खतरे में पड़ जाएगा।
और उसने सोचा कि शायद उसके लिए अभी पीछे हटना बेहतर होगा। जियलिंग उसकी ओर मुड़ी और शांत भाव से बताया कि अगर जियांग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पीछे हट गया तो दक्सिया की प्रतिष्ठा और मनोबल को गंभीर नुकसान हो सकता है। चिंता से चमकती आंखों के साथ गु कैक्सन जियांग की ओर बढ़ने लगा और उसे स्पष्ट कर दिया कि उसे बाकी सब चीजों की परवाह नहीं है। उसके शिष्य का जीवन किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जियलिंग उसके पीछे चलने लगा और उसे लगा कि वह सही कह रहा है। अब महत्वपूर्ण बात जियांग की सुरक्षा है। टाइमर चालू हो गया। केवल 9 सेकंड बचे थे। एक दुष्ट मुस्कान के साथ यांग मिंग ने अपनी उंगली से टाइमर की ओर इशारा किया और उन्हें दिव्य आभासी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार होने को कहा। जब टाइमर उल्टी गिनती कर रहा था, गु कैक्सन जियांग की सीट के पास आया और चिंतित भाव से उससे टेलीपोर्टेशन रिंग उतारने को कहा क्योंकि वे पीछे हटने वाले थे। जियांग, जो अपनी बाहें क्रॉस करके बैठा था, जमीन की ओर देखने लगा और मना कर दिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर वह अभी पीछे हट गया तो दक्सिया अपनी सारी गरिमा खो देगा और जब तक टेलीपोर्टेशन रिंग सक्रिय रहेगी वे 3 विदेशी द्वीपों को पुनः प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं। चिंता से भरे भाव के साथ गु कैक्सन ने जियांग के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर वह अभी पीछे नहीं हटा तो बहुत देर हो जाएगी। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप रहा। एक द्वार ने जियांग को उस क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया जहां प्रतियोगिता होने वाली थी। उसने अपने स्वामी से चिंता न करने को कहा। गु कैक्सन ने अपने हाथ द्वार की ओर बढ़ाए और घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जब यांग मिंग तैर रहा था, गु कैक्सन ने पलटकर साफ कर दिया कि अगर उसके शिष्य को कुछ हुआ, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, तो वह तीनों द्वीपों में खून बहाकर बदला लेगा। शांत भाव से जाइजुयू के पिता गु कैक्सन के पास गए और उसे शांत रहने को कहा, ये समझाते हुए कि चिंता से केवल भ्रम ही पैदा होता है। उन्होंने उससे कहा कि चूंकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए इंतजार करना और देखना बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि जियांग चेन उनके अनुमान से ज्यादा ताकतवर हो। उसी समय जियांग एक विशाल द्वार के सामने प्रकट हुआ जिसके बीच में एक चमकता हुआ प्रतीक था। वह ध्यान से देखने लगा और कुछ उलझन में पड़ गया। व्यवस्था के अनुसार उसे 5 परीक्षाएं पास करनी थीं। पहली परीक्षा बाहरी परीक्षा थी। उद्देश्य 50 पत्थर के दरवाजे तोड़कर दालान से बाहर निकलना था। जियांग की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और जैसे ही उसमें से आग निकली, वह कूद पड़ा। उसके अनुसार यह मूल्यांकन पद्धति सरल और क्रूर थी। अजेय दिव्य मुट्ठी का प्रयोग करते हुए जियांग ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर के दरवाजे पर प्रहार किया, जिससे उसमें दरारें पड़ गईं। लेकिन कुछ ही देर बाद दरारें पड़ने लगीं, खुद को ठीक करने के लिए। और ये देखकर जियांग सदमे में आ गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दरवाजे में खुद को ठीक करने की क्षमता है। जियांग ने ध्यान केंद्रित किया और फिर से वार किया। उसकी योजना सरल थी। उसे दरवाजे की मरम्मत से ज्यादा तेजी से वार करना था। हमारे लड़के के हमले से पहला दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दूसरे दरवाजे पर बने चिन्ह को ध्यान से देखने लगा। उसने महसूस किया कि उस पर लिखा हुआ पहले वाले से थोड़ा ज्यादा जटिल था, और उसने अनुमान लगाया कि अगले दरवाजों की कठिनाई शायद धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके अलावा उसे लगा कि इन पत्थर के दरवाजों का प्रतिरोध 5वें से 6ठे रूपांतरण के स्तर के अनुसार निर्धारित किया गया था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। जियांग ने अपनी मुट्ठी में वज्र की शक्ति को केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि हालांकि इस जगह पर वज्र तत्व कम है, लेकिन वह अस्तित्वहीन नहीं है, और इसलिए वह अपनी मुट्ठी में एक विद्युत चाप जोड़ने की कोशिश कर सकता है। जियांग तेजी से आगे बढ़ा, और जब उसकी मुट्ठी बिजली से घिरी हुई थी, उसने अपनी अजेय बिजली वाली मुट्ठी का इस्तेमाल करके दूसरे पत्थर के दरवाजे को टुकड़े टुकड़े कर दिया।
उसने बिजली के हमले का इस्तेमाल करने का फैसला किया और तीसरे दरवाजे की ओर बिजली का एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बिना ज्यादा मेहनत के टूट गया। ये देखकर वह खुश हुआ कि यह काम कर रहा था। उत्सुकता भरी निगाहों से जियांग ने दरवाजे को छूना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह सिर्फ आवेगपूर्ण हमलों पर निर्भर रहा तो उसकी गति पांचवें और छठे रूपांतरण की तुलना में कम हो जाएगी। इस वजह से उसे सबसे पहले अपनी ताकत का फायदा उठाने और इस तरह परीक्षा पास करने के लिए सबसे अच्छी संयुक्त तकनीक ढूंढनी थी। जियांग ने पत्थर के दरवाजे की जांच शुरू की और उसे याद आया कि कुछ पल पहले ही उसने देखा था कि कैसे अलग अलग जगहों पर मारने पर शिलालेखों की चमक अलग अलग होती है। इससे वह इस नतीजे पर पहुंचा कि चमक जितनी कम होगी, वह बिंदु उतना ही कमजोर होना चाहिए। उसने तय किया कि पहले वह ये देखेगा कि क्या पत्थर के दरवाजों में कोई सामान्य कमजोरी है, क्योंकि वह समझता था कि लकड़ी काटने से पहले कुल्हाड़ी तेज करना बेहतर होता है। उसे यकीन था कि पहले दो दरवाजों से गुजरकर वह अपने सिद्धांत की पुष्टि कर सकता है। इस बीच सिस्टम विंडो में लीडरबोर्ड दिखाई देने लगा। 3 विदेशी द्वीपों से यिन वुशी सबसे आगे था, जो पहले से ही पत्थर के दरवाजे नंबर 17 पर था। उसके ठीक पीछे ओयांग यी और झू बेशियन थे, जो तीनों द्वीपों से थे और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। दोनों दरवाजा नंबर 15 पर पहुंच गए। दागसिया के सबसे अच्छे प्रतिनिधि फेंग युनवुजी चौथे स्थान पर थे, दरवाजा नंबर 13 के साथ, जबकि सू कियान 10वें स्थान पर दरवाजा नंबर 11 पर दिखाई दिए। उनसे काफी नीचे 100वें स्थान पर जियांग चेन भी दागसिया से था, जो मुश्किल से तीसरे पत्थर के दरवाजे से गुजरा था। यह अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि शीर्ष 10 में दागसिया से केवल 2 लोग थे। सू कियान ने अपनी उंगली से इस ओर इशारा करना शुरू किया और आत्मविश्वास से भरे भाव से कहा कि यह उचित नहीं है। उन्होंने समझाया कि हालांकि दूसरों को बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति थी। ज़ेक्सुआन यू के पिता, जिन्होंने अपनी बाहें क्रॉस करके रखी थीं, ने समझाया कि जो दिव्य शक्तियां शरीर में विलीन हो सकती हैं, उन्हें स्वयं का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि इस राउंड में जियांग चेन स्पष्ट रूप से पिछड़ रहा था। 3 विदेशी द्वीपों के बुजुर्गों ने जब जियांग की स्थिति देखी और सोचा कि जियांग सबसे आखिरी स्थान पर है, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यानजान की उसके बारे में पिछली चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक थीं। यांग मिन, जो उनके सामने बैठे थे, ने अपने हाथ जोड़े और एक जानलेवा भाव के साथ कहा कि जैसा कि कहावत है, सावधानी एक जहाज को 1000 साल तक चलने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि यानजान दुनिया का सबसे बुद्धिमान और महान व्यक्ति था, और ये तथ्य कि जियांग चेन लीडरबोर्ड में सबसे नीचे था, इसका मतलब यह नहीं था कि यानजान की चिंताएं निराधार थीं। ये सुनकर बुजुर्गों के चेहरे चिंता से भर गए। उन्होंने उसके सामने सिर झुका लिया और खुद को मूर्ख समझने लगे। सिस्टम में जियांग दरवाजे के सामने खड़ा दिखाई देने लगा। सबका ध्यान उस पर था और वे थोड़े उलझन में थे क्योंकि उन्हें याद था कि झाइशुआन पहले 2 दरवाजों से काफी आगे बढ़ चुका था और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वह तीसरे दरवाजे पर क्यों अटक गया। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना था कि वह असल में फंसा नहीं था, बल्कि बाधा को पार करने का कोई बेहतर तरीका ढूंढ रहा था। जिया लिंडकियू ने जियांग का निरीक्षण करना शुरू किया और आत्मविश्वास से भरे भाव से बताया कि जियांग की मौजूदा क्षमता के बावजूद दूसरों से उसका अंतर अभी भी बहुत ज्यादा है। चिंतित भाव से गु कैशुआन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर जियांग आखिरी स्थान पर भी रहा तो भी महत्वपूर्ण यह है कि वह सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकले। जिया लिंडकियू ये जानकर स्तब्ध रह गई कि गु कैशुआन इतनी चिंता दिखा रहा है। सिस्टम ने अन्य प्रतिभाओं को दिखाना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि संख्या 19, 20, 21 और 22 मानव ड्रैगन जाति की कई प्रतिभाएं भी गुजरने की जल्दी में नहीं थीं।
दरवाजे। जियांग चेन के अन्वेषण के विपरीत वे धीरे धीरे चले और पहुंचते ही हमला किया। इस व्यवहार का कारण किसी को पता न चले, आत्मविश्वास से चमकती आंखों के साथ। मानव ड्रैगन जाति के पहले प्रतिभाशाली एओ क्यान ने गति पकड़ी। जैसे ही उसने पूरी ताकत से पत्थर के दरवाजों पर हमला किया, उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। इसके बाद बाकी लोग भी रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ने लगे। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने पत्थर के दरवाजों को ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया जैसे वे कागज हों। एओ क्यान प्रभावशाली गति से आगे बढ़ा। हालांकि वह शीर्ष स्थानों में पीछे नहीं था, फिर भी जल्द ही शीर्ष 10 में पहुंच गया। रैंकिंग तालिका के अनुसार एओ क्यान पत्थर के गेट नंबर 23 पर पहुंचकर 11वें स्थान पर था। एओ कुन दरवाजा नंबर 21 पर पहुंचने के बाद 13वें स्थान पर। उसके ठीक पीछे था। ज़ैक्सुआन यू के पिता ने अपने हाथ से उसकी ठुड्डी को छूना शुरू कर दिया और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 मिनट से भी कम समय में एओ क्यान पहले ही शीर्ष 5 में पहुंच गया था और फेंग यूनवू जी को भी पीछे छोड़ दिया था। गु कैशन ने अपनी ठुड्डी को छूना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जबकि दूसरी तरफ जी लिन कियू, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, चुप रहा। जब उन्होंने जियांग की सिस्टम विंडो पर नजर डाली तो बस बिजली की गड़गड़ाहट के निशान दिखाई दे रहे थे। वे कुछ उलझन में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा लड़का कहाँ है। दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ जियांग ने बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके बिना ज्यादा मुश्किल के दरवाजा तोड़ दिया। गु कैशन और बाकी लोग जानते थे कि इस जगह पर बिजली का तत्व निश्चित रूप से पत्थर के दरवाजे को एक ही मुक्के से चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे सोच रहे थे कि क्या ये बिजली का विस्थापन था। लीडरबोर्ड अपडेट होने लगा और जियांग पत्थर के दरवाजे नंबर 19 को पार करके 51वें स्थान से 49वें स्थान पर आ गया। ज़ैक्सुआन यू के पिता ने गु कैशन के कंधे पर हाथ रखा और उसे जल्दी से रैंकिंग देखने को कहा। जियांग चेन भी ऊपर चढ़ रहा था। गु कैशन अचानक अपने विचारों से बाहर आया और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग शीर्ष 50 में है और फिर भी ऊपर चढ़ रहा है। कुछ ही देर बाद हमारा लड़का 30वें स्थान पर पहुंच गया। जियांग ने अपनी कलाई पकड़ी और गलियारे से नीचे चलने लगा, ये सोचते हुए कि हालांकि वह अभी भी दरवाजा तोड़ सकता है, लेकिन हर बार उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो ये काम नहीं करेगा और प्राचीन देवी देवताओं का इस्तेमाल करना, जिससे वह 1 हफ्ते के लिए बेहोश हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं था। उसके अनुसार अगर वह लाल बख्तरबंद भरिंग कोलोसिस के सूक्ष्म कणों को एक कर सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं था। उसकी एक माँ कीट ने उसे पुकारा। ये सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह झाओगसुआन थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस लोक में भी उससे संपर्क कर सकती है। झाओगसुआन, जो पैतृक वृक्ष की शाखाओं के ऊपर बैठी थी, ने अपना हाथ बढ़ाया और उलझन भरे भाव से जियांग से मजाक न करने को कहा। उसने समझाया कि उसका सार प्रकाश और समय है और वह किसी भी स्थानिक प्रतिबंध से बंधा नहीं है। फिर उसने बताया कि उसने पाया है कि शत्रु द्वारा सम्मिलित दिव्य वर्गों का उपयोग इस स्थान पर किया जा सकता है। जियांग अपनी चेतना के सागर में प्रकट हुई और उसे याद आया कि वह उसके बारे में यह विवरण भूल गई थी। हमारा लड़का ये जानकर स्तब्ध रह गया कि अगर दिव्य वर्गों को इस स्थान से गुजरे बिना सीधे शरीर में विलीन किया जा सकता है, तो उनका वास्तव में उपयोग किया जा सकता है। झाओशुआन पेड़ से नीचे उतरने लगा और उसने सिर हिलाया। उसने समझाया कि लाल बख्तरबंद भरिंग बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसमें विलीन नहीं हो सकता। सच कहूं तो, उसने आगे कहा, इस जगह पर केवल उसके 9 धुंधले पंखों को ही रोका जा सकता था। जियांग ने अपना सिर छूना शुरू किया। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
उसने झाओ शुआन को आदेश दिया कि वह सभी लाल बख्तरबंद भरिंगों को सीधे उसके शरीर में मिला दे। झाओ शुआन ने अपना चश्मा छूना शुरू किया और मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त है और उसके पास इस समय नहीं है। झाओ शुआन एक किताब पढ़ रहा था। ये देखकर जियान खुद को उलझन में डाल रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे ये सब कब मिला। झाओ शुआन ने अपना चश्मा ठीक किया और बताया कि उसने आखिरी बार जियांग को तब देखा था जब बाकी बच्चे स्कूल जा रहे थे। शांत भाव से झाओ शुआन पर हाथ रखते हुए जियांग ने फैसला किया कि इस समय उसके पास उससे बहस करने का समय नहीं है। उसने उसे जल्दी से काम पर जाने का आदेश दिया और वादा किया कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वह उसे स्कूल ले जाएगा। ये सुनकर झाओ शुआन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जियांग ने उसे कम बेकार की बातें करने को कहा। वह कीट जाति के शासक के पारिवारिक अनुशासन का उस पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। झाओ शुआन ने आज्ञा मानने का फैसला किया और 60 लाख लाल बख्तरबंद भरिंगों को जियांग के शरीर में मिला दिया। जब हमारे लड़के की आंखें चमक रही थीं, उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसमें से एक तीव्र लाल ऊर्जा निकलने लगी। जियांग ने ध्यान केंद्रित किया और उसके शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट निकला। लड़का दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने सोचा कि अगर कुछ 100 लाल कवचधारी भरिंग ही प्राचीन देवता के तंत्रिका जाल को खोलने के लिए पर्याप्त थे, तो अब 60 लाख भरिंगों के साथ ये पत्थर के दरवाजे उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेंगे। यह वीडियो का अंत है। अरबोई ने ध्यान केंद्रित किया और कारागार के स्वर्ग की प्रबल दिव्य मुट्ठी का प्रयोग किया, जिससे उसकी मुट्ठी से एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा निकलने लगी। गति प्राप्त करते हुए जियांग ने पत्थर के दरवाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अपनी नई शक्ति से अरबोई ने दरवाजों को ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया मानो वे कागज के बने हों। आभासी देव रैंकिन के अनुसार दक्षिया के जियांग चेन ने पहला स्थान प्राप्त किया। वह पहले ही शक्ति परीक्षण पूरा कर चुका था और दूसरे परीक्षण, गति परीक्षण, में आगे बढ़ चुका था। दूसरे स्थान पर 3 विदेशी द्वीपों के यिन वुशी थे, जो पत्थर के दरवाजे संख्या 50 पर थे। उनके बाद जियांग चेन 47वें, ओयांग जिंग 46वें और जियांग बादाई 45वें स्थान पर थे। छठा स्थान दक्षिया के ही फेंग यूनवू का था, जो 45वें दरवाजे पर थे। सभी का ध्यान रैंकिंग बोर्ड पर था। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग चेन ने सिर्फ 1 सेकंड में परीक्षा पास कर ली। यह उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा था। शी शुवान्यू के पिता और गू की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वे अवाक रह गए। शी शुवान्यू के पिता गू की ओर मुड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चेन ने ये कैसे हासिल किया। उनके लिए यह अकल्पनीय था कि रसातल परीक्षण में 2 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद इतने कम समय में उन्हें इतनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति कैसे मिल गई। इस बीच दूसरी तरफ जी लिंकियू चुपचाप रैंकिंग बोर्ड को देखने लगा। 3 विदेशी द्वीपों के बुजुर्गों के मुंह आश्चर्य से भर गए और वे स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने झू बैटियन को उनके जादू और दिव्यता संस्थान से 5वें स्थान पर धकेल दिया था। उन्होंने तुरंत उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, ये शक करते हुए कि उसने ऐसा करने के लिए कोई नशीला पदार्थ खाया होगा। यांग मिंग मुस्कुराए बिना और उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उसी समय उस क्षेत्र में जियांग एक हॉल में पहुंचा जहां चमकते प्रतीकों वाले विशाल स्तंभ थे। जब हमारा लड़का ध्यान भटक रहा था, तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने उसे सूचित किया कि वह दूसरे परीक्षण, गति परीक्षा, में पहुंच गया है। इस मिशन में स्तंभों से निकलने वाली तलवार की तरंगों से बचना था। इससे पार पाने के लिए उसके पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था 3 मिनट तक उसी स्थान पर टिके रहना, जिसमें केवल 3 वार करने के बाद ही उसे बाहर निकाला जा सके। दूसरा विकल्प था 5 वार की सीमा के साथ भूल-भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। अंतिम चेतावनी स्पष्ट थी,
किसी भी पत्थर के स्तंभ को नष्ट करने का मतलब था तुरंत विनाश। जियांग कुछ क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसे तलवार की तरंगों वाली भूल भुलैया का विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके लिए यह एक आसान उपहार से ज्यादा कुछ नहीं था। शून्य नेत्र नामक अपने कौशल का उपयोग करके जियांग भूल भुलैया का पूरा नक्शा देख सकता था। खंभे सक्रिय हो गए और ऊर्जा के विस्फोट होने लगे। जियांग की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। तभी उसने अपनी थंडर क्लास का इस्तेमाल करने का फैसला किया और गड़गड़ाहट से घिरा हुआ भूल भुलैया से आगे बढ़ने लगा। उसने पूरी गति से आगे बढ़ने और लक्ष्य तक पहुंचने का फैसला किया। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने जियो चान से 3 सेकंड की भविष्यवाणी करने को कहा। जियांग की चेतना के सागर में डूबी जियो चान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी छाती पर हाथ रखा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर से कीड़े निकलने लगे। जियो चान की शक्ति की बदौलत जियांग भविष्य देख पा रहा था। एक शांत मुस्कान के साथ वह विस्फोटों से ऐसे बचने लगा जैसे वह बच्चों के पार्क में खेल रहा हो। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं, क्योंकि जब तक उसके पास चेंडकीयू कीड़े थे, तलवार की कोई भी लहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जियांग भूल भुलैया में गड़गड़ाहट की तरह आगे बढ़ने लगा और 3 सेकंड आगे के भविष्य की भविष्यवाणी करना ही काफी था। आभासी देवता की रैंकिंग अपडेट की गई और सिस्टम ने बताया कि दक्षिया के जियांग चेन ने स्पीड टेस्ट पूरा कर लिया है और शारीरिक संरचना परीक्षण नामक तीसरी परीक्षा में आगे बढ़ गया है। सबका ध्यान इस पर केंद्रित हो गया। वे स्तब्ध थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग दूसरा टेस्ट सिर्फ 1 सेकंड में कैसे पास कर गया। यह उन्हें असंभव लग रहा था, क्योंकि यह सर्वविदित था कि स्पीड टेस्ट की भूल भुलैया हर प्रतिभागी के लिए पूरी तरह से रीसेट हो जाती है। 3 द्वीपों के इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और उनका जबड़ा खुला रह गया। वे स्तब्ध थे क्योंकि उन्हें भी रास्ता नहीं पता था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जियांग इस भूल भुलैया से कैसे बाहर निकल पाया। द्वीपों के बुजुर्ग यांग मिंग के पास पहुंचे। उनके अनुसार जियांग चेन ने निश्चित रूप से धोखाधड़ी की थी, इसलिए उन्होंने पूरी जांच के लिए उसे तुरंत निलंबित करने की मांग की। यांग मिंग, जो अपनी सीट पर बैठे थे, चुपचाप जमीन की ओर देखने लगे। ये देखकर गू उठ खड़ा हुआ, अपनी उंगली से उनकी ओर इशारा करने लगा और आत्मविश्वास से भरे भाव से यह स्पष्ट कर दिया कि उसके शिष्यों में प्रतिभा है। उसने उन्हें याद दिलाया कि परीक्षा का तरीका उन्होंने ही चुना था और आभासी दुनिया को नियंत्रित किया था। उसने उन पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ इसलिए बेकाबू होकर काटने लगे हैं क्योंकि वे अपने ही किसी शिष्य को पराजित होते देख रहे थे। एक बुजुर्ग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। वह गू को घूरने लगा और उसे अपनी जबान पर लगाम लगाने को कहा और जोर देकर कहा कि चूंकि जियांग चेन सिर्फ 3 रूपांतरणों से जागृत था, इसलिए वह निश्चित रूप से धोखा दे रहा था। गू का ध्यान उस बुजुर्ग पर गया। गुस्से से भरे भाव से उसने स्पष्ट किया कि 8 रूपांतरणों से जागृत होने के बावजूद बुजुर्ग सिर्फ बकवास कर रहा था और सवाल किया कि क्या इतना अशुद्ध व्यक्ति दिव्य योद्धा संस्थान का बुजुर्ग बनने के लायक है। वे जानते थे कि गू दक्षिया राष्ट्र का एक स्तंभ था और सवाल किया कि क्या अब उसमें कोई गरिमा नहीं रही। गुस्से से भरे चेहरे के साथ गू अपनी सीट पर बैठ गया और ये देखकर कि वे उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बीच वाली उंगली दिखा दी। उसके लिए ये स्पष्ट था कि इतने लंबे समय तक अमर और समुद्री जातियों के कुत्ते बनकर रहने के बाद उनके दिमाग पहले ही पतित हो चुके थे। ये सुनकर बुजुर्गों की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने अपनी उंगली से गू की ओर इशारा करना शुरू किया और इससे पहले कि मामला बिगड़ता, यांग मिंग खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाया और सभी को चुप रहने का आदेश दिया। इस राउंड के प्रोविजनल रेफरी के रूप में उन्होंने घोषणा की कि जियांग चेन पर संदेह के कारण प्रतियोगिता रोक दी जाएगी। गू की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही उनके शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी,
उन्होंने बुजुर्ग की ओर ऊर्जा का एक वार किया। गंभीर भाव से बुजुर्ग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी। उनके अनुसार गू मृत्यु की तलाश में था। उसी समय किसी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और गू और बुजुर्गों के सामने ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और वे कुछ भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। जी लिंगकियू प्रकट हुए, एक लकड़ी जमीन पर फेंकी, बैठ गए और सभी को जाने का आदेश दिया और उनसे कहा कि जब वह चाय पी रहे हों तो उन्हें बीच में न रोकें। सभी चुपचाप जी लिंगकियू को देखने लगे और उनकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। जी लिंगकियू ने एक कप चाय ली और पीने लगे। यांग मिंग अपने दांत पीसकर गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि क्या जी लिंगकियू किसी भव्य भोज में जाल बिछाना चाहता था। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह 9 रूपों वाला योद्धा था और लड़ने को तैयार था। जी लिंगकियू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे यांग मिंग उड़ गया। शांत भाव से उसने स्पष्ट कर दिया कि यांग मिंग को मेज पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मक्खियों को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। यांग मिंग का शरीर तब तक उछलता रहा जब तक वह उसकी सीट से नहीं टकराया। बड़ों की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यांग मिंग के दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी और किसी ने उसे कोई भी लापरवाही न करने को कहा। ये सुनकर यांग मिंग कुछ उलझन में पड़ गया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार यांजुन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्यों रोक रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे जियांग चेन को उनसे इतना आगे निकलते हुए चुपचाप देखते रहेंगे, खासकर जब पहला राउंड उनका ही क्षेत्र था। राजकुमार यांजुन ने बताया कि यांग मिंग ने हर चीज में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह शांत रहना नहीं जानता था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि यह सिर्फ दूसरा टेस्ट था और घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। जब जियांग उत्सुकता से राज्य में घूम रहा था, राजकुमार यांजुन ने समझाया कि जियांग चेन बस गौरव के एक पल का आनंद ले रहा था। अगर वे उसे मारना चाहते थे तो 6 जनरलों को खत्म करने के चरण में अभी भी समय था। अगर अब वे हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे तो उनकी भविष्य की योजनाओं को सही ठहराना मुश्किल होगा। यांग मिंग उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि 6 जनरलों को खत्म करने का क्या मतलब है। वह सोच रहा था कि राजकुमार यांजुन आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। जी लिंगकियू ने उन दोनों को बुलाया और यांजुन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे कभी प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। यांग मिंग और राजकुमार का ध्यान उस पर केंद्रित था और उनके मन आश्चर्य और भ्रम से भरे हुए थे। एक द्वार से राजकुमार यांजुन, जिसने अपनी बाहें पीठ के पीछे कर रखी थीं, प्रकट हुआ। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और ये देखकर कि जी लिंगकियू ने चाय बनाई है। उसने मुस्कुराते हुए थोड़ी चाय पीने का फैसला किया। यांजुन उसके सामने बैठ गया और जी लिंगकियू उसे ध्यान से देखने लगा। उसके लिए असली यांजुन को देखना मानो 400 साल पहले की कहानी उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी। उसने सोचा कि अगर मानव सम्राट अभी भी जीवित होता तो निश्चित रूप से दक्सिया एक शानदार तमाशा होता। एक आत्मविश्वास भरी नजर से यांजुन ने स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए गौरव का अर्थ राष्ट्र का विनाश होगा। उसने कहा कि भले ही कोई राष्ट्र महान हो, अगर उसे युद्ध पसंद है तो उसका नाश होना तय है। उसने उन पर अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को न समझने और कीड़ों मकोड़ों और कुत्तों की तरह उनके लिए रोते रहने का भी आरोप लगाया। जी लिंगकियू ने शांत भाव से चाय को देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने बताया कि शायद सम्राट को युद्ध पसंद था क्योंकि उसके घुटने इतने सख्त थे कि वह घुटने टेक नहीं सकता था। उसके लिए कुत्ते की तरह जीने से नष्ट हो जाना बेहतर था। यांजुन की आंखें जिज्ञासा और मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या जी लिंगकियू उससे बहस करना चाहता है। जी लिंगकियू ने चाय का प्याला लकड़ी के लट्ठे पर रख दिया और एक शांत मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया।
ये समझाते हुए कि बात ऐसी नहीं है। उसने उसे चाय पर सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि युवाओं को निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध का माहौल मिल सके। उसी समय उस राज्य में जियांग चुपचाप छत की ओर देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। जी ने बताया कि एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में जियांग तीसरी शारीरिक संरचना परीक्षा पास कर चुका था, जबकि यिन वुशी ने अभी अभी दूसरी परीक्षा पास की थी। यानजुन ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि दाग्सिया में वास्तव में एक असाधारण युवा प्रतिभा का उदय हुआ है। उसने अपना सिर अपनी मुट्ठी पर टिका लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें यह नहीं पता था कि क्या जियांग जीवन के साथ विकसित और मजबूत हो पाएगा। जी ने चाय की चुस्की लेने की तैयारी की और एक शांत मुस्कान के साथ उससे कहा कि वह इस बारे में चिंता न करे क्योंकि आज दक्सिया के रूप में गद्दार फिर कभी नहीं उभरेंगे। जियांग 5 परीक्षाओं में से चौथी परीक्षा में था, सहन शक्ति की परीक्षा। इसे पास करने के लिए जरूरी था कि वह कीड़े से होकर बाहर निकले। ये चेतावनी दी गई थी कि कीड़ा बीच में ही बेतरतीब ढंग से सिकुड़ जाएगा। केवल दबाव सहने की अनुमति थी और कीड़े को नष्ट करना मना था। एक विशाल कीड़ा आकाश से जियांग की ओर उतरने लगा। हमारे लड़के ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि आभासी दुनिया में गड़गड़ाहट के तत्व लगातार कम होते जा रहे थे। उसे डर था कि एक ही बिजली से वह बाहर निकलने तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे जैसे कीड़ा धीरे धीरे पास आ रहा था, जियांग शांत रहा। हालांकि उसे जेल के अधिपति के शरीर से सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह मार्ग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसने उसे सक्रिय नहीं किया, तो वे उसे निश्चित रूप से छलनी में बदल देंगे। तुलनात्मक रूप से, ये परीक्षा शारीरिक गठन की पिछली परीक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुख्य शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने सभी वस्तुओं की वृद्धि नामक कौशल का प्रयोग किया, जिससे जमीन से एक विशाल जड़ निकली, जो कीड़े के मुंह में प्रवेश कर गई। उसने बिजली का कौशल प्रयोग करने का निश्चय किया और कीड़े के मुंह में प्रवेश कर गया। उसने अपना हाथ जड़ के ऊपर रखा और यह जानकर कि कौशल समाप्त हो गया है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि इसे फिर से सक्रिय करने के लिए उसे थोड़ी और शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। कीड़े के तीखे दांत जड़ को भेदने लगे। जियांग का ध्यान उन पर केंद्रित था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कीड़ा खुद को दबा रहा है। दांत उसके पास आने लगे और ये देखकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से कुछ करने का निश्चय किया, ये जानते हुए कि दबाव अभी भी बहुत अधिक था और वह अधिक देर तक टिक नहीं सकता था। उसने एक बेल को बुलाया और धीरे धीरे कीड़े का मुंह बंद होने लगा और वह ऊपर चढ़ने लगा। एक नुकीला दांत उसकी बाह में चुभने ही वाला था। उसकी आंखें डर से भर गईं। ये ठीक नहीं था और उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी उसने एक बार फिर बिजली गिराने का फैसला किया। उसका शरीर बिजली में बदल गया। वह कीड़े के मुंह से निकला और जमीन पर गिर पड़ा। जब जियांग खड़ा हुआ, तो उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। ये 5 परीक्षाओं में से 5वीं मानसिक परीक्षा का संकेत था। इस पर विजय पाने के लिए जरूरी था कि उस क्षेत्र में मानसिक हमलों का विरोध किया जाए और बाहर निकलने का रास्ता निकाला जाए। वह ध्यान से देखने लगा। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ अपने कंधे पर रख लिया। उसने पैतृक वृक्ष को प्रोत्साहित किया, ये संकेत देते हुए कि अगली परीक्षा उसके लिए है और पहला लक्ष्य उनके ठीक सामने है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। दिन का समय था और दक्सिया में कहीं कुनलिन पर्वत नामक दिव्य उत्पत्ति का पवित्र स्थान था। यह एक सुंदर स्थान था। यह 8 महान युद्ध क्षेत्रों से अलग था। इसकी गहराई में भूमिगत गुफाओं का प्रवेश द्वार था। पर्वत से कुछ ही दूरी पर पंगु नगर था। महान स्वप्नदर्शी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी आंखें चमकाते हुए उसने एकाग्र होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे उसके माथे पर एक चिन्ह प्रकट हुआ।
आकाश में एक द्वार प्रकट हुआ और उससे ऊर्जा के प्रस्फुटन होने लगे। उसने भगवान फेंग को बताया कि स्वर्गीय रहस्य को अवरुद्ध करने वाली बाधा पहले ही पूरे शहर को ढक चुकी है। वह मंदिर के ऊपर खड़ी थी। उसने ये भी बताया कि शहर अब पूरी तरह से छिपा हुआ था। किसी भी प्रकार की शक्ति से उस पर जासूसी नहीं की जा सकती थी, इसलिए वे निश्चिंत रह सकते थे। फेंग, जो ज्यादा दूर नहीं था, उसकी ओर मुड़ा और शांत भाव से अपना सिर हिलाया। यह आदमी गुफा के प्रवेश द्वार का रक्षक फेंग था। उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। उसने देव संहारक सेना में उनका स्वागत किया। एक लाल द्वार प्रकट हुआ और उसमें से घोड़ों पर सवार देव संहारक सेना के शूरवीर निकलने लगे। जब वे द्वार से निकलकर नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो महान स्वप्नदर्शी ने उन्हें ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अलग अलग शूरवीर ज्यादा अलग नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक बार समूह में आने पर उनकी सैन्य संरचना इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसकी मुहर पर प्रहार कर सकती थी। उसने इसे सेना की आत्मा के रूप में पहचाना और देव संहारक सेना को इस स्तर तक लाने का श्रेय बूढ़े जियांग को दिया। उसी समय जियांग वुजियांग, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, उसके पीछे प्रकट हुआ और उसके शरीर से एक शक्तिशाली स्वर्णिम ऊर्जा निकल रही थी। वह आनंदित हुआ क्योंकि उसकी प्रशंसा प्राप्त करना एक सच्चा सम्मान था। उसकी आवाज सुनकर वह मुड़ी और उससे कहा कि वह इतना घमंड न करे। उसने पूछा कि अगर देव हत्यारी सेना गुफा की रखवाली नहीं कर रही थी, तो वह उनमें से आधे को वापस क्यों ले आया, और पूछा कि क्या उसका इरादा तीनों द्वीपों को तबाह करने का था। शांत भाव से वुशियांग ने बताया कि उसके मन में यही विचार था, लेकिन अभी यह सबसे जरूरी बात नहीं थी। मुख्य बात जियांग चेन की रक्षा करना था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनकर वह कुछ उत्सुक हो गई। वुशियांग ने उस युवक की कल्पना कीड़ों से घिरी हुई करने लगी। उसने बताया कि जियांग चेन के 9 मियाज़मा पंख पहले ही 10 अरब से ज्यादा हो चुके थे। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, क्योंकि जियांग ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वुशियांग ने उससे कहा कि वह जियांग को दोष न दे, क्योंकि उसी ने यह बात किसी को बताने नहीं दी थी, और समझाया कि आखिरकार हर कोई दिखावे की प्रतिभा लेकर पैदा नहीं होता। वह उसे गौर से देखने लगा, जिससे उसे पता चला कि केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में नहीं जानता, सच्चाई को ईमानदारी से छिपा सकता है। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और एक गंभीर नज़र से स्वीकार किया कि वह सही था। न तो मास्टर गु, न वह, न ही शियाओजी ऐसे लोग थे जो राज रख सकते थे, और सोच रहे थे कि क्या इस बड़ी बात से उसका यही मतलब था। वुशियांग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने बताया कि गुफाओं के किनारे एक प्राचीन सत्ता जाग उठी थी और संभवतः उसने कुछ पता लगा लिया था। उसने जियांग चेन को किसी भी कीमत पर खत्म करने का आदेश दिया था। आदिम राक्षसी जातियां, प्राचीन अमर जातियां, ड्रैगन और जानवर असामान्य रूप से एकजुट होकर अंतिम चेतावनी दे रहे थे। अगर 3 महीने में उन्होंने जियांग चेन को नहीं सौंपा, तो 10,000 जातियां मिलकर दक्सिया पर हमला कर देंगी। महान स्वप्नदृष्टा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प भरा भाव था। उसने साफ कर दिया कि चाहे कितने भी आएं, वह सबको मार डालेगी। वुशियांग ने लिटिल नाइन की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि इस बार कुछ अलग था। उसने समझाया कि उनके दुश्मन स्वर्ग मार्ग की मुहर खुलने तक 3 महीने इंतजार कर सकते थे, लेकिन उनकी अधीरता 9 पंखों वाले कोहरे के अस्तित्व के कारण थी, जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। उसने विस्तार से बताया कि जब 9 पंखों वाला कोहरा एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता था, तो वह 9 रसातल में बदल जाता था, और वे प्राचीन प्राणी इस रूप से बहुत डरते थे। एक उलझन भरी नज़र से उसने पूछा कि क्या वुशियांग का मतलब ये था कि इस बार 3 द्वीपों पर जियांग चेन का उन प्राचीन प्राणियों से सामना हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पास से गुजरा और सिर हिलाया, लेकिन कहा कि उनके पास अभी भी समय है। बारिश शुरू हो गई।
वुशियांग ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसे सलाह दी कि अब से इतना न सोए। उन्होंने दक्सिया की जमीनों को और देखने, ज्यादा यात्रा करने और जियांग चेन के साथ ज्यादा समय बिताने की सलाह दी। फिर सोचा कि 3 साल की उम्र में बेटी सोने की एक ईंट के बराबर होती है, 30 साल की उम्र में एक राज्य मिलता है, और 300 साल की उम्र में एक अमर अमृत। आभासी दुनिया में वापस आकर जब जियांग उस जगह का निरीक्षण कर रहा था, तो सिस्टम ने 5 परीक्षाओं में से 5वीं चुनौती, मानसिक मूल्यांकन की घोषणा की। इस परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी था कि उस क्षेत्र में मानसिक हमलों का विरोध किया जाए और बाहर निकलने का रास्ता बनाया जाए। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह किसी भी बात से चिंतित नहीं था क्योंकि वह इसे एक साधारण चुनौती मानता था और पैतृक वृक्ष की अनुपस्थिति भी उसे रोक नहीं सकती थी। तभी दुष्ट आंखों वाला एक विशालकाय जानवर हमारे लड़के के सामने प्रकट हुआ और दहाड़ने लगा। घबराने के बजाय वह शांत रहा। जियांग की चेतना के सागर में जियाओ चान ने उस बूढ़े पेड़ को गले लगा लिया और डर के मारे खुद को रोक नहीं सका। उसने उससे उस जानवर को खत्म करने के लिए कहा। जियांग ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और जानवर को घूरने लगा, जिससे उसकी आंख चमकने लगी। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे उसकी आंख से एक शक्तिशाली लाल धमाका निकला, जो जानवर के शरीर को चीरता हुआ मानो कुछ भी न हो। उसके लिए यह कोई मुकाबला नहीं था। ये देखकर शी शुवान्यू के पिता खड़े हो गए और उनकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। मास्टर गु ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग चेन ने कुछ ही सेकंड में परीक्षा पास कर ली है और अब दूसरे स्थान पर रहने वाले से 5 मिनट की बढ़त बना ली है। तीनों द्वीपों के बुजुर्ग गुस्से से लाल हो गए और दांत भींच लिए। उनके अनुसार यह नामुमकिन था, क्योंकि मानसिक वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसे पास नहीं कर सकता था, और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जियांग निश्चित रूप से धोखा दे रहा था। जी लिंगकियू, जो अपना सिर मुट्ठी पर रखे हुए था, ने अपनी चाय मेज पर गिरा दी क्योंकि उसकी अच्छी चाय में एक मच्छर गिर गया था, जिससे उसे घिन आ रही थी। राजकुमार का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसका मन उलझन में भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जी लिंगकियू ने यानजुन से पूछा कि क्या चाय अच्छी थी। राजकुमार बिना कुछ कहे चुपचाप उसे घूरने लगा। उसने चाय का प्याला लिया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या जी लिंगकियू मजाक कर रहा था, क्योंकि उनके होते हुए कोई भी मक्खी इस पल को खराब करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जी लिंगकियू ने अपना हाथ बढ़ाया और सोचा कि वह सही था। ये स्वीकार करते हुए कि अनुभवी ने जो कहा था वह सच था और शायद उसकी नज़र कमज़ोर थी और उसने उसे गलत समझा था। भय से भरी निगाहों से यांग मिंग ने राजकुमार को बताया कि जियांग चेन पवित्र राजकुमार से कहीं आगे निकल गया है और उससे पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वह उसे 6 कटौती चरण में मार सकता है। यांग जुन ये देखकर क्रोधित हो गया कि यांग मिंग उससे सवाल कर रहा है। यांग मिंग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और राजकुमार से अपना गुस्सा शांत करने की विनती करने लगा। राजकुमार शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यांग मिंग इतनी जल्दी में क्यों था। 5 परीक्षणों में हत्या शामिल नहीं थी और कुछ दवाओं के साथ वे भाग्य से पार हो सकते थे। हालांकि 6 कटौतियां अलग थीं। जियांग चेन केवल 3 रूपांतरणों वाला योद्धा था और केवल अपने शरीर से 6 रूपांतरणों वाले 6 हमलावरों का सामना करना एक सपना था। वह कई रातों की कल्पना करने लगा, जिससे पता चला कि इसके अलावा जियांग चेन के 6 सेनापतियों में से उसने 8वें परिवर्तन के चरम पर एक दिव्य आत्मा को छिपा रखा था और अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह स्वयं उसे जगा देगा। राजकुमार ने चाय की चुस्की ली। यांग मिंग कुछ उलझन में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियांग 8 परिवर्तन योद्धा की उपस्थिति को नोटिस करेगा या नहीं। राजकुमार ने स्पष्ट किया कि आभासी क्षेत्र में जियांग पूरी तरह से अलग थलग था और कुछ भी सत्यापित नहीं कर सकता था। तकनीकें एक जैसी थीं और केवल शक्ति भिन्न थी।
इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चेहरों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। यांग ज़ान जानता था कि सभी जानते हैं कि जियांग चेन 3 परिवर्तनों वाला एक जागृत व्यक्ति था। इसलिए 6 परिवर्तनों वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करना कोई अजीब बात नहीं थी। और एक मरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यांग मिंग उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। आभासी क्षेत्र में हमारा लड़का एक खंभे पर खड़ा था जो लाल द्रव से घिरा हुआ था। सिस्टम ने घोषणा की कि 6 जनरलों के खात्मे की परीक्षा शुरू हो गई है। इसे पास करने के लिए 6 जनरलों को मारना और जीवित बचना जरूरी था। जियांग को ये समझने में देर नहीं लगी कि इस जगह की बनावट वाकई क्रूर थी और गिरने का मतलब निश्चित मौत थी। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और देखा कि अब उसमें वज्र तत्व नहीं बचा था। उसका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित हो गया, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। भाले लिए कई शूरवीर आकाश से उतरने लगे। जियांग ने ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वे 6 रूपों वाले योद्धा थे। उसने भविष्य बताने के लिए जियाओ चान की शक्ति का इस्तेमाल किया। वह कूद गया और बाल बाल बच गया। शूरवीरों ने फिर हमला किया, लेकिन हमारा लड़का हवा में उछल पड़ा। ये देखकर कि उनमें से 3 के पास तलवारें थीं, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और दिव्य हाथी शरीर को पूरी तरह से सक्रिय करने का फैसला किया। जियांग जमीन पर उतरा और जोर से वार किया, जिससे एक शूरवीर कुचल गया। जब एक और शूरवीर ने अचानक हमला करने की कोशिश की, तो हमारा लड़का एक तरफ हट गया और भाला पकड़ लिया। जियांग ने उसका भाला तोड़ दिया, और इससे पहले कि वह दोबारा हमला कर पाता, उसने उसके चेहरे पर जोर से घुटना मारा, जिससे वह उछलकर पानी में गिर गया। पानी उसके शरीर को जलाने लगा, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। 2 शूरवीर जियांग की ओर बढ़ने लगे। हमारा लड़का, जो उस तरल पदार्थ को देख रहा था, ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या वे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डरना क्या होता है। जियाओ जी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जियांग ने उन्हें जोरदार मुक्का मारा और उन्हें लाल तरल में फेंक दिया। उसे एहसास हुआ कि ये लोग तब तक नहीं रोएंगे जब तक वे अपने ताबूत नहीं देख लेते। उसी समय तलवार लिए हुए शूरवीर ने जियांग को भयावह नजरों से घूरना शुरू कर दिया और घोषणा की कि अब अंत आ गया है। हालांकि उसने तिरस्कार के साथ स्वीकार किया कि जियांग का उसे जगाना ही इस बात का प्रमाण है कि उसमें कुछ कौशल है। यह वीडियो समाप्त होता है। गू ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और ध्यान से देखने लगा। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि जियांग चौथे जनरल को पहले ही हरा चुका है, इसलिए ये राउंड पक्का हो गया है। शी जुवान्यू के पिता, जो अपनी बाहें क्रॉस किए हुए थे, मुस्कुराने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि यिन वुशी ने भी गति बढ़ा दी थी, लेकिन वह बहुत पीछे रह गया था, इसलिए वह जियांग को पकड़ नहीं पाएगा। तीनों द्वीपों में से सबसे बड़े को ये देखकर गुस्सा आया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें डर था कि वे हार जाएंगे। यांग मिंग, जिसका सिर मुट्ठी पर टिका हुआ था, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाने लगा और उसने उस बड़े से कहा कि घबराएं नहीं, क्योंकि जो सबसे आखिर में हंसेगा वही असली विजेता होगा। आत्मविश्वास भरी निगाहों से जी लिंगकियू ने चाय की चुस्की लेने की तैयारी की और एक शांत मुस्कान के साथ आदरणीय यांगजुन से पूछा कि क्या उनके मैनेजर यांग को अचानक जीत का पूरा भरोसा हो गया है। राजकुमार यांगजुन ने अपना हाथ बढ़ाया और शांत भाव से स्पष्ट किया कि यह तो बस एक छोटा सा सबक था जो उन्होंने उसे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रतियोगिता में अच्छा व्यवहार बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। आभासी दुनिया में वापस आकर शूरवीरों ने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं और जब उनके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, तो वे हमारे लड़के की ओर बढ़ने लगे। जियांग ने अपना संयम नहीं खोया और जियाओ कियान से अगले 3 सेकंड का भविष्य बताने को कहा। शूरवीरों ने सटीक और तेज प्रहार किए, लेकिन जियाओ कियान की शक्ति की बदौलत जियांग को हमलों से बचने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि जिस तरह से वे तलवारें चला रहे थे,
उससे तो वे सड़क पर प्रदर्शन करके भी गुजारा नहीं कर सकते थे। एक शूरवीर जियांग के ऊपर प्रकट हुआ और उसने तानाशाह कृपाण वार नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। हमारे लड़के ने अपना सिर उठाया और ये देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि यह ठीक नहीं है। जैसे ही शूरवीर धीरे धीरे उस पर टूट पड़े, जियांग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि हमला बहुत तेज था, इसलिए इससे बचना नामुमकिन था। जियांग ने हमले का सीधा सामना करने का फैसला किया। शूरवीरों ने अपनी तलवार जोर से घुमाई, जिससे ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। सौभाग्य से जियांग ने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने रखीं और जियाओ जिया की शक्ति का उपयोग करके हमले को कुछ हद तक रोक पाया। शूरवीर के वार से उसकी छाती पर गहरा घाव हो गया। जियांग दर्द से छटपटाने लगा और उसका मन आश्चर्य और भ्रम से भर गया। उसे एहसास हुआ कि यह तलवार ऊर्जा सामान्य नहीं थी और वह हिल नहीं सकता था। अब जबकि जियांग न तो रोक सकता था और न ही चकमा दे सकता था। दो शूरवीरों ने मौके का फायदा उठाया और तानाशाह कृपाण वार का इस्तेमाल किया, जिससे ऊर्जा के दो शक्तिशाली विस्फोट हुए। वार सीधे जियांग की छाती पर लगा। वह अपने दांत भींचने और डरने के अलावा कुछ नहीं कर सका, ये जानते हुए कि वह खतरे में है। हमले की ताकत से जियांग का शरीर बिजली की तरह लाल तरल की ओर उछल गया। जियांग ने अपना मुंह खोला और खून बहने लगा। वह बुरी तरह घायल हो गया। मास्टर गू का ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं और सदमे से उसका जबड़ा खुला रह गया। वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि तलवार की ऊर्जा ने उसे पहले कभी चोट नहीं पहुंचाई थी और अब वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है। जी शुवान्यू के पिता ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आत्मविश्वास से भरे भाव से कहा कि वे धोखा कर रहे हैं। गू ने जियांग को बचाने जाने का फैसला किया, लेकिन पिता ने उसे कमर से पकड़ लिया। गंभीर भाव से उसने उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी और वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। गू की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने कसम खाई कि चाहे वह मर भी जाए, वह आभासी दुनिया में अपना रास्ता जरूर बनाएगा। राजकुमार ने अपना सिर अपने हाथ पर टिकाया, दूसरा हाथ बढ़ाया और एक घमंडी मुस्कान के साथ जी लिंगकियू से पूछा कि क्या अब उनकी बारी है कि वे हार न सकें। जी लिंगकियू का ध्यान उस पर गया और उसने शांत भाव से कहा कि अगर वे हार नहीं सकते, तो राजकुमार को अपने दिल में ये बात साफ कर लेनी चाहिए। राजकुमार ने इसे अच्छी तरह जानते हुए पुष्टि की। वह चाहता था कि दुनिया भी इसे साफ देखे। जी लिंगकियू ने अपनी चाय का प्याला उठाया और राजकुमार को घूरने लगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जियांग हार गया, लेकिन जरूरी बात ये थी कि वह जिंदा बच निकला, वरना उसे गू को कोई स्पष्टीकरण देना नहीं आता था। धीरे धीरे हमारा लड़का लाल तरल की ओर गिरने लगा। जियाचान घबरा गई और उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने जियांग को सावधान रहने को कहा। हमारे लड़के ने आंखें खोलीं। उसे बहुत पसीना आने लगा और वह घबरा गया। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा को रोकने वाला अवरोध गायब हो गया था। जियांग के लाल द्रव में गिरने से ठीक पहले वह नीचे झुका और सभी चीजों के विकास के कौशल का उपयोग करके दीवार से जड़ें निकलने लगीं। जड़ों ने एक फर्श बनाया। जियांग उस पर उतरा, लाल द्रव में गिरने से बचता हुआ। उसने अपनी सांस रोक ली और उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। वह जानता था कि शूरवीर 6 रूपांतरणों वाले योद्धा होने के नाते उसके शहर के कारागार शरीर को नहीं तोड़ सकते थे। उसने तय किया कि उनकी दृष्टि में इस अंधे स्थान का लाभ उठाकर वह पहले उसके बारे में अच्छी तरह पता लगाएगा। कार्य करने से पहले स्थिति का आकलन करें। जियांग शूरवीरों को घूरने लगा और शून्य की आंख का इस्तेमाल करने लगा, जिससे उसकी आंख से एक शक्तिशाली चमक निकलने लगी। ऊपर से हमारा लड़का शूरवीरों को खड़े देख सकता था। सिस्टम ने उनके आंकड़े प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। शूरवीर A315 और शूरवीर A316 में 6 रूपांतरण शक्ति थी। शूरवीर A317 के पास 6 रूपांतरणों वाली शारीरिक शक्ति और
8 रूपांतरणों वाली चरम आध्यात्मिक शक्ति थी। उसका आध्यात्मिक नाम हु कियांदाओ था और विवरण से पता चलता था कि वह 3 विदेशी द्वीपों से था, जिसका दिव्य स्तर का पेशा पागल योद्धा। ऊर्जा अवरोधन में विशेषज्ञ और पागल योद्धा की राक्षसी छाया था। हु कियांदाओ की आंखें दुष्टता से चमकने लगीं। जियांग ने ध्यान से देखना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि समस्या वही है। जियांग ने देखा कि हु कियांदाओ ने शूरवीर के 6 रूपांतरणों के भीतर एक चरम 8 रूपांतरणों वाली आध्यात्मिक आत्मा छिपा रखी थी, जिसे वह बहुत चतुराई भरा मानता था। उसकी ऊर्जा 6 रूपांतरणों की तलवार ऊर्जा में छिपी थी, और शायद दूसरों को ऐसा लगे कि जियांग थक गया है और 3 वारों से गिर गया है। ये भेष विशेष रूप से उसका सामना करने के लिए डिजाइन किया गया एक अंधेरा तरीका था। जियांग ने अपनी छाती पर देखा और पाया कि उस पर एक गहरा एक्स आकार का घाव था। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी थीं। उसने जिया से पूछा कि वे उसकी सुरक्षा कैसे भेद पाए। जिया ने बताया कि छाती में घुले निम्न स्तरीय कीड़ों को ऊर्जा ने नष्ट कर दिया था और अब वह अपने घावों की मरम्मत कर रहा था। ये देखकर कि शूरवीरों ने जियांग को घायल कर दिया था, लिटिल नाइन ने उन्हें खा जाने का फैसला किया। जियांग अपनी चेतना के सागर में चला गया और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। उसे नहीं पता था कि वह स्वयं को प्रकट कर पाएगी या नहीं। लिटिल नाइन की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने समझाया कि पहले वह ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वह कर सकती है और इस आभासी दुनिया को भी नष्ट कर सकती है। जियांग ने उसके सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए उसे शांत होने को कहा। उसने समझाया कि अभी बाहर जाने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि यह उचित या सही नहीं होगा। उसने उसे थोड़ी देर और रुकने को कहा, क्योंकि उसके पास इस मुश्किल से निकलने की एक योजना थी। एक गुस्से भरी निगाह से लिटिल नाइन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और हमारे बेटे की बात सुनने का फैसला किया। वह जिया के पास गई, उसे गौर से देखने लगी और उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी। उसने साफ कर दिया कि अगर जियांग को फिर से चोट लगी तो वह जिया और उसके बच्चों को खा जाएगी। जिया डर के मारे खुद को रोक नहीं पाए। उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच गुस्से में थी, इतना कि बोलते समय वह शब्दों को दोहरा भी नहीं पा रही थी। जियाओ जान की आंखें शांति से चमक रही थीं। वह जियांग के पास गई और उसे बताया कि उसके पास एक योजना है। जियांग की आंखें शांति से चमकने लगीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके मन में भी एक योजना थी। हु कियांदाओ कुछ उलझन में था और उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर भी वह सोच रहा था कि क्या जियांग अभी भी मरा नहीं है। वे चलने लगे और ये देखने का फैसला किया कि क्या जियांग लाल तरल में गिर गया है, लेकिन उसी समय कई जड़ें उभरीं और तेज गति से उनकी ओर बढ़ने लगीं। जियांग ने अपनी वर्ग वृद्धि का उपयोग करते हुए क्लोन नामक कौशल का इस्तेमाल किया। जियांग के 3 क्लोन प्रकट हुए और क्रोध से चमकती आंखों से उन्होंने शूरवीरों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे कुछ उलझन में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से एक शूरवीर ने अपनी तलवार जोर से घुमाई, जिससे क्लोन का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। ये देखकर कि यह असली नहीं था, वह सदमे में आ गया। जब उसका ध्यान भंग हुआ, जियांग प्रकट हुआ। अपनी मुट्ठी में अपनी शक्ति केंद्रित की और शूरवीर की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर जमीन पर जोर से टकराया। दूसरे शूरवीर ने सटीक हमला किया, जिससे जियांग का सिर कट गया। उसे विश्वास हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे मार डाला है, लेकिन जब उसने देखा कि यह असली शरीर नहीं था, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या ये कैसे संभव है। क्लोन का शरीर जमीन पर गिरा, जिससे बिखरी हुई जड़ें दिखाई देने लगीं। शूरवीर का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि जियांग मूल पेशे के माध्यम से एक स्थानांतरण का उपयोग कर रहा था। दूसरे शूरवीर ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे जियांग का क्लोन आधा कट गया। हमारा लड़का उसके पीछे प्रकट हुआ,
उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जब उसमें से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी तो उसने दिव्य मुट्ठी का उपयोग करने का फैसला किया। जियांग ने जोर से हमला किया और शूरवीर पर टूट पड़ा, उसके शरीर को कुचल दिया। उसने सबसे पहले हु किएंदाओ की रक्षा कर रहे उन कष्टप्रद अनुचरों को खत्म करने का फैसला किया। जब हु किएंदाओ खड़ा होकर देख रहा था, जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक जड़ ने जमीन पर पड़ी तलवार उठा ली। ये देखकर कि उसने अपना असली रूप नहीं दिखाया, जियांग ने चेतावनी दी कि वह उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर देगा। उसने हु किएंदाओ को संबोधित करते हुए उसे दिखावा करते रहने को कहा। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग को उसका नाम कैसे पता चला और उसने निश्चय कर लिया कि वह उसे जिंदा नहीं जाने देगा। रैंकिंग बोर्ड अपडेट किया गया, जिससे पता चला कि जियांग चेन ने पहले ग्रेट जिया से संबद्ध 6 जनरलों को हराकर, जिनमें से छठा सबसे हालिया जनरल था, दूसरे स्थान पर था। दूसरे स्थान पर यिन वुशी था, जो 3 विदेशी द्वीपों से संबद्ध था और जिसने भी 6 जनरलों को हराया था, जिनमें से दूसरा सबसे हालिया जनरल था। गू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने जियाओ चेन के अच्छे प्रदर्शन का जश्न मनाया, ये देखते हुए कि भले ही कोई आवाज नहीं सुनाई दी, फिर भी उसका प्रदर्शन प्रभावशाली था। उसने बताया कि तलवार उठाना कोई उल्लंघन नहीं था और उसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ स्वर्ग खोलने वाले ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। शी जियान्यू के पिता मुस्कुराने लगे। उसे लगा कि हालांकि वह पहले चीजों को शांति से लेता था, लेकिन जो कुछ वह देख रहा था उसकी तीव्रता उसे बहुत बेचैन कर रही थी। लगभग दिल का दौरा पड़ने के कगार पर, जी लिनकियू का ध्यान रैंकिंग बोर्ड पर केंद्रित था। मुस्कुराते हुए उसने राजकुमार से पूछा कि कौन हार नहीं सकता, क्योंकि अब से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यांग जुन जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हु किएंदाओ ने ध्यान केंद्रित किया और डोमिनेंट स्वॉर्ड स्लैश नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। घास को जड़ से उखाड़ दिया। ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर ने जमीन पर बिखरी जड़ों को काट दिया। जियांग पीछे हट गया और उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हु किएंदाओ अभी भी दिखावा कर रहा था। उसने उसे अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और जियो चेन को 3 सेकंड के अंतराल पर पूरी भविष्यवाणी सक्रिय करने का आदेश दिया, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया। जियांग ने कियाओ जिया को दिव्य हाथी डोमेन बॉडी को पूरी तरह से सक्रिय करने का आदेश दिया। हु किएंदाओ ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह सफेद बालों वाला एक आदमी था, जबकि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसके शरीर से एक दुष्ट ऊर्जा निकलने लगी। ये देखकर जियांग ने युद्ध देवता परिवर्तन को पूरी तरह से सक्रिय करने और स्वर्गीय तलवार का उपयोग करने का फैसला किया। यह वीडियो का अंत है।